हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। वैसे तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि इस क्लास के अंदर हम एसए के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं और आई होप जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो स्पेशली वो कैंडिडेट्स होंगे जो यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि दो स्टूडेंट्स जो दे रहे हैं इस बार के एग्जाम वो तो अपने एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा बिजी होंगे क्योंकि लगातार बैक टू बैक एग्जामिनेशंस है। सो आपको पता है कि भाई कल के दिन हमारा जो एसए का एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हुआ था और आज जीएस 1 का पेपर हो चुका है और अभी जीएस 2 का पेपर चल रहा है। सो उसकी डिस्कशन की जो वीडियोस है वो भी हम आगे लेके आएंगे, तो वो भी आपने जरूर देखनी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जो कि आपके पास नेक्स्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। आज का जो हमारा ये पूरे का पूरा सेशन है, इट इज ऑल अबाउट जो दिस ईयर्स एग्जामिनेशन हुआ है एसए का, उसको एनालाइज करें कि उसमें किस तरीके के एसए के जो टॉपिक्स हैं वो हमें देखने को मिले। और उसमें से दो एसेज मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। एक बेसिक फ्रेमवर्क उसका जो मेरे अकॉर्डिंग हो सकता था वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जब मैं उन एसेज को देखता हूं तो मैं क्या क्या चीजें उसके बारे में लिखने की सोचता हूं। एज सिंपल एज दैट। हो सकता है कि आपका और एक अदर पर्सपेक्टिव हो, आप उससे भी ज्यादा और उससे भी बेहतर लिख सके, लेकिन ये सिर्फ एक जर्नल डिस्कशन रहेगी हमारी कि कुछ इस तरीके से हम ऐसे को लिख सकते हैं। 8 टोटल हमारे पास टॉपिक्स होते हैं। आउट ऑफ 8 टॉपिक्स में 2 टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। बाकी भी आप उसी तरीके से ही एक अंदाजा लगा सकते हो कि उसी तरीके से आपने जो टॉपिक्स है उसको प्रिपेयर करना होता है। और आई सजेस्ट कि जो अभी जस्ट प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट की है या फिर कुछ समय हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, तो इस ऐसे के टॉपिक्स को जितने भी है हमारे पास 2-4 नहीं, सारे के सारे टॉपिक्स को एक बार लिख के देखो। आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। क्योंकि अभी यूपीएससी का जो ऐसे का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। जैसे पिछली बार या उससे पिछली बार देखने को मिला कि भाई फिलोसफिकल एसेज आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सिंपल एसेज भी आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार का पेपर अगर आप देखोगे तो ऑल द एसेज जो है फिलोसफिकल एसेज हैं और उसमें बस एक हर्डल होता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, आपने पहले अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, तो उस टाइम पे कई बार थोड़ी दिक्कत स्टूडेंट्स को आ जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली ऐसे के जो मार्किंग भी है वो भी आपको कम होती हुई देखने को मिलेगी। अदरवाइज जब भी हम यूपीएससी मेंस की बात करते हैं तो हमेशा ये बात की जाती है कि भाई एक एथिक्स का पेपर हो गया, एक ऐसे का पेपर हो गया। ये ऐसे पेपर्स हैं जो आपका लक डिसाइड करते हैं, आपका फेट डिसाइड करते हैं, यू कैन से आपका रैंक डिसाइड करते हैं। बट थिंग इज कि जिस तरीके से ऐसे के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं सो ऑटोमेटिकली उसमें आपकी मार्किंग थोड़ी नीचे आने के चांसेस हैं। वो तो आपने इस बार के रिजल्ट में 2024 का जो रिजल्ट आया है उसमें भी देखा होगा कि जो ओवरऑल मार्किंग है टॉपर्स के मार्क्स पे अगर आप देखोगे तो वो नीचे आते हुए आपको देखने को मिलेंगे, राइट। इसको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, आपने वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। सबसे पहले देखो, दिस इज द ओरिजिनल पेपर। ओरिजिनल पेपर की कटिंग्स जो है मैंने यहाँ पे लगाई है कि ओरिजिनल पेपर में क्या होता है। जो पहली बार इस पेपर को देख रहे हैं उनको बता रहा हूं कि भाई पेपर में 2 सेक्शंस हमारे पास आते हैं। सेक्शन ए रहता है, सेक्शन बी रहता है। आपके पास सेक्शन ए के अंदर टोटल 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं जिसमें से कोई एक आपने सिलेक्ट करना है। सेक्शन बी के अंदर भी आपके पास 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। अगेन इसमें से कोई एक टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है। जो भी टॉपिक सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर आपने क्या करना है, 1000 से लेके 1500 वर्ड्स के बीच में ऐसे लिखना, ठीक है। एक ऐसे हमारा सेक्शन ए से होना चाहिए, दूसरा ऐसे हमारा सेक्शन बी से होना चाहिए। आपके पास अच्छा खासा 9 से लेके 12 बजे का टाइम था, मतलब 3 घंटे का समय हमारे पास था। 3 घंटे में आपने 2 ऐसे लिखने हैं। जो फर्स्ट ऐसे लिखोगे 25 मार्क्स का रहेगा, सेकंड ऐसे भी आपका क्या है 125 मार्क्स का है। 125 मार्क्स ये हो गए, 125 मार्क्स ये हो गए। टोटल हमारा ऐसे का पेपर जैसे कि आपको पता है 250 मार्क्स का देखने को मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। ये बेसिक चीजें आई होप आपको पता होंगी। अब टॉपिक्स पे आओ कि भाई इस बार ऐसे के कौन कौन से टॉपिक्स आपको देखने को मिले। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है ट्रुथ नोज नो कलर। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। वहां पे मैंने ना इसको इस तरीके से लिखा है तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। वही सारे टॉपिक्स हैं, बस मैंने यहाँ पे इसको टाइप कर दिया है। सबसे पहला ऐसे जो आपको सेक्शन ए में देखने को मिल रहा है दैट इज योर ट्रुथ नोज नो कलर। अब देखो ये बड़ा फिलोसफिकल सा ऐसे है, इसको मैं आगे चल के डिस्कस करने वाला हूं कि इसमें हम क्या क्या चीजें लिख सकते थे। बस कुछ बेसिक चीजों को देखो।
एक तो कलर की बात की जा रही है, और जब भी हम कलर की बात करते हैं तो आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने को मिलती है। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की एक बड़ी एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहा है बड़े लंबे समय तक। सिविल राइट्स के लिए वहां पे मूवमेंट्स चली, आप बोल सकते हो ब्लैक्स के साथ लंबे समय तक, फॉर द सेंचुरीज आप बोल सकते हो ब्लैक्स के साथ वहां पे क्या है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और वहीं से ये कोटेशन निकल के आता है एक्चुअली, दैट इज व्हाई मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर जब हम ट्रुथ की बात करते हैं, ट्रुथ इज वन अमंग द इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ। और हमारे देश में तो जब भी हम गांधी की बात करें, है ना, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, अरबिंदो घोष की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, कहीं ना कहीं वो ट्रुथ के आसपास, उसकी एक्सप्लेनेशन के आसपास घूमते ही रहते हैं। सो एक तरीके से ह्यूमन वैल्यू एंड सोसाइटल प्रॉब्लम्स जो है, उन दोनों को क्लब करके ये जो ऐसे है वो आपको देखने को मिलेगा। और ये एक बड़ा सा कोटेशन है, एक अमेरिकन पर्सन है जिन्होंने अफ्रीको अमेरिकन लोगों की जो स्ट्रगल थी इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, उनके द्वारा वो कोटेशन दिया गया था, वहां से इस ऐसे को डिराइव किया गया है। इसमें हम क्या क्या लिख सकते थे वो हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सेकंड देखो, सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। सबसे जबरदस्त तरीका क्या हो सकता है कि बिना लड़े ही आप अपनी एनिमी को घुटनों पे ला दो। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे एज सच जो वॉरफेयर है, जैसा आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले आपको देखने को मिलता था, वैसा वॉरफेयर नहीं है। आज फील्ड के अंदर वॉर ना हो के आप बोल सकते हो अलग अलग तरीके से वॉर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक वॉर्स आपको देखने को मिलेंगी, फॉर एग्जांपल सोशल वॉर्स आपको देखने को मिलेगी, प्रॉक्सी वॉर्स आपको देखने को मिलेगी, समझ रहे हो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन पॉइंट्स को आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर तीसरा तुम्हारे पास है थॉट फाइंड्स द वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीटली फिलोसफिकल। ऐसे जो थॉट है, विचार है आप बोल सकते हो, वो दुनिया को ढूंढना भी जानता है ना, जैसी उसको पसंद है दुनिया, और दुनिया को बनाना भी जानता है, एज सिंपल एज दैट। अब तुम्हें पता है कि जब भी तुम बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन की बात करते हो, हर एक सिविलाइजेशन के क्रिएशन के पीछे, फाउंडेशन के पीछे कोई ना कोई इंटेलेक्चुअल, कोई ना कोई स्कॉलर का नाम आपको हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करो, तुम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करो, तुम रशियन रेवोल्यूशन की बात करो, ये रेवोल्यूशंस सिर्फ आम जनता की वजह से नहीं हुए हैं। उन आम जनता को मोटिवेट करने वाले जो है वो कौन है, स्कॉलर्स हैं, थिंकर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। सेम इन केस ऑफ इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल आप बोल सकते हो। तो बहुत ब्रॉड ये टॉपिक है, इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आप ऐड कर सकते थे, राइट। उसके बाद हमारे पास है बेस्ट लेसन्स आर लर्नड थ्रू द बिटर एक्सपीरियंस। ये तो ऐसी चीज है कि हर दिन आप अपने आसपास सुनते हो कि भाई कुछ सीखने के लिए कुछ बुरा वक्त जो है वो देखना पड़ता है, एज सिंपल एज दैट। अब इसको तुम अलग अलग तरीके से करो। अब ये टॉपिक दिखता बड़ा सिंपल है, लेकिन ऐसे लिखने जब जाओगे और आपने 1500 वर्ड्स तक उसको लिखना है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है वो होना चाहिए, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी आपको उसमें ऐड करने चाहिए, राइट। सोशल लेवल पे आप देख सकते हो, पॉलिटिकल लेवल पे देख सकते हो, इकोनॉमिक लेवल पे देख सकते हो, जो कुछ बेसिक पर्सपेक्टिव्स हम ऐड करते हैं, एज सिंपल एज दैट। सो इस तरीके से 4 ऐसे हमारे पास सेक्शन ए में रहे, जिसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है। मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं, ये जो फर्स्ट ऐसे है इसको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, राइट। सो फर्स्ट ऐसे जब तुम देखोगे, सो इसमें हमारे पास कोटेशन दिया गया, ट्रुथ नोज नो कलर। एक्चुअल में क्या है, हमारे पास एक एफ्रो अमेरिकन पर्सन है जिनका नाम है फ्रेडरिक डॉगलस। फ्रेडरिक डॉगलस की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अमेरिका की जो सिविल राइट्स मूवमेंट है उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये इंटेलेक्चुअल है, इन्होंने वहां पे अफ्रीकन रेस के लोगों के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर रेसिस्ट लॉज पास किए गए थे उनके खिलाफ आवाज उठाई है और लोगों को जागरूक किया है। उनके द्वारा एक कोटेशन दिया गया था, राइट इज ऑफ नो सेक्स, ट्रुथ इज ऑफ नो कलर, गॉड इज द फादर ऑफ अस ऑल एंड वी आर ऑल ब्रेथरन।
सो एज सिंपल एज दैट, यहां पे वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो एक तरीके से हो रहे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, चाहे सेक्स के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे कलर के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो, राइट। सो वो इक्वालिटी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। वहीं से ये कोटेशन कहीं ना कहीं निकल के आता है। अगर किसी को पता था कि भाई ये फ्रेडरिक डॉगलस है, उनके द्वारा ये कोटेशन दिया गया था, तो वो एक अच्छी चीज हो जाती है। अगर नहीं भी पता है, वैसे भी बड़ा बेसिक ये कोटेशन है, तो अगर नहीं भी पता कि इनके कोटेशन से निकल के आया है, स्टिल आप इसके ऊपर बहुत अच्छा से लिख सकते हो। अच्छा, इसमें हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते थे। नंबर 1, ऐसे लिखते समय आपने इन 4 सेक्शंस को जरूर कवर करना था। सच क्या है, क्योंकि सच अपने आप में एक बहुत बड़ी फिलोसफिकल चीज है, जिसको एक्सप्लेन करने में अच्छा खासा आपका जो वर्ड लिमिट है वो जाता है। फिर उसके बाद जस्टिस के साथ इसका क्या रिलेशन है, सच और जस्टिस, ट्रुथ एंड जस्टिस का क्या रिलेशन है, इक्वालिटी के क्या साथ क्या रिलेशन है, मोरालिटी के साथ क्या रिलेशन है। इन कुछ एस्पेक्ट्स को आप फिलोसफिकल लेवल पे कवर कर सकते थे। इसके अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स को या फिर इश्यूज को तुम डिस्कस कर सकते थे, जैसे कि स्लेवरी की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है, सिविल राइट्स मूवमेंट जैसे मैंने अभी बताया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो हमें देखने को मिली है। गांधी का जो आइडिया है ट्रुथ का, सत्याग्रह का, उसकी हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। राइटियसनेस का जो आइडिया है उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। हम हमेशा बात करते हैं ना सत्याग्रह, सत्य मतलब सच, अग्रह मतलब नॉन वायलेंट। सो मतलब क्या है, सच की लड़ाई बट विद द मीन्स ऑफ नॉन वायलेंस। तो उन चीजों को आप यहां पे डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, इसका एंटीथेसिस भी आप दे सकते हो। जैसे हमारे पास एक स्कॉलर है फौकॉल्ट, उनके द्वारा एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया गया है, ट्रुथ लिंक्ड टू द पावर स्ट्रक्चर्स। सच क्या है ये डिपेंड करता है कि पावर होल्डर कौन है, समझ रहे हो। सो मतलब क्या है कि जब तुम सच की बात करते हो तो ये अपने आप में बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड टर्म है, क्योंकि आज के टाइम पीरियड पे, कंटेम्परेरी टाइम पीरियड पे, मेरा सच और आपका सच, आपको जो सच लगता है हो सकता है मुझे वो सच ना लगे, और हो सकता है जो मुझे लगता है वो आपको ना लगे, एज सिंपल एज दैट। तो इन चीजों को आप एंटीथेसिस के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते थे और इस तरीके से अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते होते। तो मैंने कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था इस ऐसे को लिखने के लिए, एज सिंपल एज दैट। इसी तरीके से हमारे पास सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी में भी तुम्हारे पास 4 ऐसे दिए गए, 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है तुमने, जिसके ऊपर तुम अपना आंसर लिखोगे। अब गौर करो, मडी वाटर इज द बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। अब जो धुंधला पानी है, जो मैला पानी है, उसको छोड़ दो, अपने आप सेटल होने दो, तो वो क्लियर हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या है, जो आज की आपकी कंफ्यूजन्स हैं, जो दिमागी तौर पे आप बोल सकते हो लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, कई बार बोला जाता है कि सब कुछ छोड़ दो, समय दो चीजों को, अपने आप सब सेटल हो जाएगा। हम बोलते हैं ना ये बातें, तो वो चीज के ऊपर ऐसे पूछा जा रहा है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले वाला डिस्कस किया, इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड पे। इसके अलावा और कौन से ऐसे पूछे गए हैं, द ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो। अब यहां पे गौर करो, ईयर मतलब एक लंबा समय की आप बात कर रहे हो, है ना, एक लॉन्ग एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, डे मतलब एक छोटे टाइम पीरियड की बात कर रहे हो। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लंबा एक्सपीरियंस, छोटा एक्सपीरियंस, उसकी आप बात कर सकते हो, है ना। जब आप किसी चीज में ज्यादा समय के लिए इन्वॉल्व हो, वहां से क्या लर्निंग आती है उसकी आप बात कर सकते हो। जब कम समय के लिए इन्वॉल्व हो, वहां से क्या लर्निंग आती है उसकी बात कर सकते हो। उसके पॉजिटिव्स लिख सकते हो, नेगेटिव्स लिख सकते हो, डिफरेंट स्फीयर्स को कवर कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास ऐसे है, इट इज द बेस्ट टू सी लाइफ एज जर्नी नॉट एज डेस्टिनेशन। ये पिछली बार भी एक यूपीएससी ने ऐसे का टॉपिक पूछा था ऑन हैप्पीनेस, दैट हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज द पाथ। तो वही कुछ चीज यहां पे बोली जा रही है, दैट इट इज द बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। मतलब जो लाइफ है उसके आप गोल्स सेट करते हो, उन गोल्स को अचीव करने के ऊपर ध्यान नहीं होना चाहिए, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो दैट इज योर लाइफ। सो लाइफ इज ऑल अबाउट दिस पाथ, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, लाइफ इज नॉट अबाउट रीचिंग सम डेस्टिनेशन। सो अगेन फिलोसफिकल ऐसे, मैंने आपको पहले बताया कि ऑल द एसेज फिलोसफिकल ही है, थोड़े से, है ना, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अच्छा इसमें क्या क्या पर्सपेक्टिव कवर हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो ऐसे का टॉपिक है, कंटेंटमेंट इज द नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज द आर्टिफिशियल पॉवर्टी।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये भी ऐसा कोटेशन है, इसका जब हम सिंपल शब्दों में अनुवाद करते हैं तो आप समझ पाओगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कंटेंटमेंट मतलब संतोष, ये एक नेचुरल वेल्थ है, और दूसरी तरफ लग्जरी क्या है, एक आर्टिफिशियल पॉवर्टी है। आर्टिफिशियल मतलब जो तुम चीज क्रिएट करते हो, समझ रहे हो। तो लग्जरी इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग, ये सही नहीं है, राइट। कंटेंटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू, ह्यूमन वैल्यू। तो उस चीज के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, कुछ एग्जांपल्स के साथ एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैं ये फर्स्ट वाला जो हमारे 5th नंबर वाला है इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स कवर किए हैं, बाकी जो ऐसे के टॉपिक्स बचे हुए हैं उसमें आप लोग भी इसी तरीके से करने की कोशिश करना, राइट। सो यहाँ पे देखो, मडी वाटर इज द बेस्ट क्लियर्ड बाय लीविंग इट अलोन। जब छोड़ देते हैं तो अपने आप वो सेटल हो जाता है। अब ये जो कोटेशन है ये एक ब्रिटिश अमेरिकन राइटर है जिनका नाम है एलन वॉट्स, उनके द्वारा ये कोटेशन जो है वो दिया गया है। अब इसमें देखो मडी वाटर से मतलब क्या है, सबसे पहले वो एक्सप्लेन आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो कैओस आपको देखने को मिल रहा है ह्यूमन माइंड में, जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपको अपनी पर्सनल लाइफ में या सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं उसको कवर कर सकते हो। इमोशनली कैसे आप क्लाउडेड हो जाते हो बाय कंफ्यूजन। तो जब मडी वाटर है मतलब कंफ्यूजन है, तो किस तरीके से आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, इमोशनल जजमेंट जो है आप बोल सकते हो, वो क्लाउड हो जाती है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, इसमें तुम और भी कुछ चीजों को डिस्कस करते हो क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे है। तो देखो वर्च्यूज की जब तुम बात करते हो तो यहाँ पे कौन कौन से वर्च्यूज की बात हो रही है इस कोटेशन के अंदर। सो एक तो पेशेंस की बात हो रही है, रिस्ट्रेन करने की बात हो रही है, एंड रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, आप बोल सकते हो। अच्छा, साथ ही साथ तुम कुछ एग्जांपल्स कोट कर सकते हो और उनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, जैसे मेडिटेशन हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, एंड इमोशनल हीलिंग हो गया। इन पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए तुम अपना पूरे का पूरा जो एसे है उसको लिख सकते थे। आगे चलो, एप्लीकेशंस बता सकते थे इस कोटेशन की, मतलब रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ का मतलब क्या है, इमोशनली खुद को रेगुलेट करना, देन डिसीजन मेकिंग बेहतर होना, डिसाइसिव होना आप बोल सकते हो। वहां पे ये किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। नंबर 2, रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, अवॉइडिंग इंपल्सिव रिएक्शंस, राइट। कई बार बहुत कंफ्यूजन हो रही है, सो सेटल होने दो, देन टॉक अबाउट इट। ये अक्सर ही आपने सलाह आसपास से सुनी होगी अपने बड़े बुजुर्गों से, क्योंकि ये बेसिक कोटेशन है। उसके बाद लेटिंग इश्यूज कूल डाउन, एज सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद लीडरशिप एंड गवर्नेंस में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस होना चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग होनी चाहिए। अलग अलग पर्सपेक्टिव्स में आपको बता रहा हूं जो कवर किए जा सकते थे। फिर हीलिंग की जब तुम बात करते हो, अलाउइंग टाइम एंड स्पेस फॉर द नेचुरल रिकवरी, राइट। कुछ चीजों को समय देना पड़ता है, ये तो पॉजिटिवली आपने कवर कर दिया, लेकिन हर जगह पे समय देना भी सही नहीं होगा। तो कुछ काउंटर पॉइंट्स आपको कवर करने पड़ेंगे। काउंटर पॉइंट्स, सिचुएशंस लाइक इनजस्टिस, वहां पे तुम सबर नहीं कर सकते हो, वहां पे तुम वेट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी की कोई भी सिचुएशन, वहां पे तुम वेट नहीं कर सकते हो, वहां पे इमीडिएट आपका एक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मॉरल रॉन्ग्स, मॉरली अगर कोई गलत कर रहा है या हो रहा है, तो वहां पे अगर तुम पेशेंट रहते हो, तुम चुप रहते हो, वहां पे साइलेंस इज नॉट इक्वल्स टू विजडम, समझ रहे हो। चुप रहना समझदारी नहीं होगी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशंस में, तो वहां पे तुम इस कोटेशन का इस्तेमाल नहीं करोगे, वहां पे पेशेंस नहीं चाहिए, वहां पे क्विक एक्शन इज रिक्वायर्ड। सो इस चीज को भी तुम इस ऐसे के अंदर एक्सप्लेन कर सकते थे। सो कुछ इस तरीके से ये जो हमारा ऐसे का पेपर था आप इसको टैकल कर सकते थे। अब देखो ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2026 उनको एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जा सके। वैसे इससे पहले मनप्रीत सर ने एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट द ऐसे, बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ऐसे के पेपर के अंदर हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट।
और उसको भी आपने ज़रूर अटेंड करना है। अगर कोई अभी प्रिपेयर कर रहा है अबाउट द ऐसे, तो वो क्लास को भी ज़रूर अटेंड करना। बाकी प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो क्लास भी मिल जाएगी ऑन ऐसे, एक ही क्लास है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको भी आपने ज़रूर अटेंड करना है, राइट। अगर कोई भी क्वेरी होगी या फिर कोई भी आपकी डिमांड होगी कि सर इस चीज़ के ऊपर या इन टॉपिक्स में से किसी ऐसे के ऊपर मैं आपको बताऊं, देन यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उस ऐसे को कंप्लीटली अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। जैसे आज तो मैंने जस्ट बेसिक पॉइंट्स बताए कि ये कवर हो सकता था। अगर आप चाहते हो कि फुल फ्लेज्ड ऐसे को हम डिस्कस करें, देन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन।